गुड मॉर्निंग बच्चों। पावन के इतिहास की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ बहुत सारे पैराग्लाइडर आपको नज़र आ रहे हैं और ये वही जगह है बिलिंग हिमाचल प्रदेश की, जहाँ से सैकड़ों के हिसाब से पैराग्लाइडर्स एक ही जगह से जंप करते हैं और इस प्रकार का दृश्य जो है वो जोगिंदरनगर के वासियों को, हिमाचल के वासियों को मिला था जब यहाँ पर विश्व स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। संस्कृतियों के टकराव भाग 3 में आज हम 3 और व्यक्तियों के बारे में जान पाएंगे कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व के इतिहास में अपना नाम अर्जित किया था और क्या वजह थी। आइए जान पाते हैं ये 3 व्यक्ति कौन थे। हॉर्नेट कॉर्टेस, फ्रांसिस्को पिंजारो और वास्को डिगामा। आज इन 3 विशेष व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। इन तीनों में अंतर ये था कि हॉर्नेट कॉर्टेस और फ्रांसिस्को पिंजारो ये स्पेन के रहने वाले थे और स्पेन के लिए ही इन्होंने कार्य किया। अगर वास्को डिगामा की बात करें तो वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल के रहने वाले थे और इन्होंने पुर्तगाल के लिए ही कार्य किया और इनका नाम जो है विशेषतः हम बचपन से ही मैं ये कह सकता हूँ कि 5वीं 6वीं क्लास से ही हम जानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये इनका नाम कई बार इतिहास की किताबों में छोटी क्लास से ही शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं, पहले हम हर्नाडो कॉर्टेस के बारे में जानते हैं कि हर्नाडो कॉर्टेस ने ऐसा क्या किया था। जैसे कि मालूम है कि हॉर्नेट कॉर्टेस जो है वो स्पेन के रहने वाले थे और इनका जन्म हुआ था 1485 ईस्वी में। स्पेन के एक शहर था जिसका नाम था मेडलिन। आज भी एक बहुत बड़ा शहर ये स्पेन का। 1504 ईस्वी को क्यूबा के गवर्नर, अगर मैं यहाँ बताऊँ तो क्यूबा बहामा द्वीप समूह के साथ ही पड़ता है, छोटा सा देश है। तो क्यूबा के गवर्नर, क्योंकि ये उस समय स्पेन के ही अंडर था ये क्यूबा का, तो क्यूबा के गवर्नर की सेना में भर्ती होते हैं 1504 ईस्वी में हॉर्नेट कॉर्टेस और अपनी योग्यता के अनुसार और बहादुरी के कारनामों के द्वारा ये 1519 तक अपनी इमेज जो है वो बहुत बड़ी बना देते हैं, एक बड़े ओहदे पर भी आ जाते हैं। तो उनकी बहादुरी के देख जो है वहाँ का जो गवर्नर है, शासक साथ मिलकर उनको आदेश देते हैं कि वो मैक्सिको पर आक्रमण करेंगे और यदि वो वहाँ पर जीतते हैं तो वो उन्हें भी वहाँ का गवर्नर बनाया जा सकता है। इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी दी जाती है हॉर्नेट कॉर्टेस को, और इसलिए दी जाती है क्योंकि उनको लगता है कि ये करने वाला व्यक्ति है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हर जो शिक्षक है वो अपने शिष्यों से जब भी काम देता है तो उसकी योग्यता अनुसार या उसके करने की क्षमता के अनुसार देता है, क्योंकि उसे मालूम है वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हॉर्नेट कॉर्टेस को काम दिया गया मैक्सिको पर आक्रमण करने के लिए और मानते कि उस समय 1519 ईस्वी में केवल 600 सैनिकों के साथ ये मैक्सिको के लिए रवाना हुए थे, केवल मात्र 600 सैनिकों के साथ। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां जो थी वो हॉर्नेट कॉर्टेस के साथ ही। वजह क्या था? एक कि डोना मैरिना एक स्त्री के साथ उसका जो है वो मुकाबला सामना होता। कैसे कि वहाँ के जो कबीलाई लोग थे उनके द्वारा इस स्त्री को सौंपा गया और ये स्त्री महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिको की राजकुमारी थी किसी टाइम, लेकिन उसकी जो माँ थी वो उसके सौतेले भाई को सिंहासन पर बैठाना चाहती थी और इसलिए उसने उसको बचपन में ही उसे जो है वो बेच दिया था एक दासीता के तौर पर। लेकिन बाद में जो है कबीलाई लोग जो है जब हॉर्नेट कॉर्टेस आक्रमण करता है तो उन्हें जो है सौंप देता है, उस लड़की को सौंपता है। अब डोना मैरिना से हॉर्नेट कॉर्टेस को बहुत सारी जानकारी जो मिलती है, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर उसे वो जानकारियाँ नहीं मिलती तो शायद वो विजयी ना होता। तो अगर इसकी तुलना मैं डोना मैरिना की करना चाहूँगा तो रामायण के भविष्य के साथ करूँगा, और इसलिए डोना मैरिना को स्पेन के लोग पसंद नहीं करते, आज उसका नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसने अपनी जन्मभूमि के साथ जो है वो गद्दारी की थी, धोखा दिया था। अब बात करते हैं कि और क्या परिस्थितियां थी उनके जो साथ हॉर्नेट कॉर्टेस का दिया। दूसरा था कि वहाँ का जो शासक था जिसका नाम था मोंटेजुमा द्वितीय, याद रखना है मोंटेजुमा द्वितीय, ये अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही अत्याचारी पूर्ण व्यवहार करते थे। तो प्रजा जिसका साथ न देने वाली हो तो वहां पर ज्यादा विरोध नहीं होता है, गतिरोध नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऐसा ही हुआ कि हॉर्नेट कॉर्टेस जो है राजधानी तक पहुंच जाते हैं। केवल कुछ कबीलाई लोगों ने जो है प्रारंभ में
उसको रोका, लेकिन बाद में उसी कबीला के जो सैनिक थे वो उसके साथ मिल गए, क्योंकि वो अत्याचार से दुखी आ चुके, किससे, मोंटेजुमा द्वितीय से। तो इस प्रकार से वहां की जो राजधानी है जिसका नाम है टेनोक्टिलान, टेनोक्टिलान में वो पहुंच जाते हैं नवंबर 1519 ईस्वी को। और वहाँ का जो शासक था जिसका नाम था मोंटेजुमा द्वितीय, उसने बहुत सारे उपहार उसको इसलिए दिए क्योंकि ये माना जाता है कि वहाँ के लोग मानते थे कि हॉनर्ड कॉर्टेस जो है कभी इस देश के या एंजटेक सभ्यता के जो है देवता रहे थे। तो इस प्रकार से इसका स्वागत करते हैं, भव्य स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हॉनर्ड कॉर्टेस को पता है कि ये लोग जो है, ये लोग अंधविश्वास के शिकार हैं, तो इसलिए उसका पूरा फायदा उठाता है। वो 1521 ईस्वी में अच्छा इससे पहले कि वो धोखे से जो राजा है जिसका नाम हॉर्नेट कोटेस है उसे जो है बंदी बना लेता है, और 1521 ईस्वी में वो पूर्ण मैक्सिको पर अधिकार करने में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार का स्पेन का वहाँ पर अधिकार हो गया, और इसी तरह से जो उनके साथ वादा किया था उस वादे के अनुसार उनको 1522 से लेकर 1541 ईस्वी तक वहाँ का गवर्नर बनाया गया। और इस दौरान हॉर्नेट कॉर्टेस ने वहाँ के लोगों के साथ जो व्यवहार रहा वो बहुत ही क्रूर था, क्योंकि वो धन जो है वो प्राप्त करना चाहता था अपने देश स्पेन के लिए। तो 1547 ईस्वी में इसी का ही एक परिणाम था कि उसकी मृत्यु वहाँ पर होती है, और माना जाता है कि वहाँ के लोगों द्वारा उसे मार दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे नाविक के तौर पर जानते हैं फ्रांसिस्को पिंजारो कि उन्होंने ऐसा क्या किया। तो फ्रांसिस्को पिंजारो ये भी स्पेन के ही रहने वाले थे, और इन्होंने जिस देश को चुना था ये था पेरू, आज इसको पेरू कहा जाता है। और उस समय फ्रांसिस्को के समय वहाँ पर जो सभ्यता थी वो इंका सभ्यता थी, दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यताओं में से नाम आता है इंका सभ्यता। तो फ्रांसिस्को पिंजारो के बारे में जानते हैं, 1478 में इनका जन्म जो स्पेन में हुआ, और एंजेलो नामक जो है शहर में इनका जन्म हुआ। 1521 ईस्वी में हॉर्नेट कॉर्टेस की तरह ही ये भी सेना में भर्ती हो गए थे, और 1521 ईस्वी में ये हॉर्नेट कॉर्टेस ने जब मैक्सिको के ऊपर चढ़ाई करी थी और पूरे मैक्सिको को जीत लिया था, 1521 में संपूर्ण मैक्सिको पर अधिकार कर लिया था एंजेटिक सभ्यता के ऊपर, तो उस विजय से ये बहुत ही प्रभावित थे। कौन? फ्रांसिस्को पिंजारो। देखिए, पहले जो लोग होते थे वो लोगों की, जो उस समय के लोग जो अच्छा कार्य करते थे उनसे प्रभावित होते थे, या वो लोग जो उनसे पहले आए थे और मृत्यु हो चुकी है उनके बारे में किताबें छपी हैं उनको पढ़ के बहुत जो है वो प्रेरित होते थे। तो ऐसे प्रेरणा का स्रोत बहुत ज़्यादा हुआ करता था, उसमें लोग मानते ही एक दूसरे को। लेकिन उसी प्रकार से फ्रांसिस्को जो पिंजारो है वो प्रेरित होते हैं किसे? हॉर्नेट कॉर्टेस से 1521 ईस्वी की विजय से। तो वो भी ऐसा ही करना चाहते हैं कारनामा, तो इसलिए 1528 ईस्वी में वो अब अपना भाग्य आजमाते हैं। कहाँ से? पेरू से। पेरू में जाते हैं वो, और वहाँ जब वो देखता है, शहर में घुसता है, तो वो देखता है, उसकी भव्यता को देखकर खुश हो जाता है, और वहाँ से वो सोने के कुछ बर्तन और कुछ और उपहार जो है लेकर कहाँ पहुँचता है? स्पेन के दरबार। और उस समय थे स्पेन के जो शासक थे वो चार्ल्स पंचम। तो चार्ल्स पंचम का नाम आपने याद रखना है। तो चार्ल्स पंचम को वो भेंट स्वरूप देता है जो वहाँ से लेकर आता है, जिसमें सोने का बर्तन भी शामिल था। और उसको देखकर जो स्पेन के शासक हैं वो खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस्को पिंजारो जो है आगे बात को करता है और कहता है कि ये तो केवल शुरुआत मात्र है, अगर आप मुझे सेना दें तो मैं उस जगह के ऊपर आक्रमण करूंगा और बहुत सारा धन जो है वो आपके समक्ष लाकर दूंगा। तो इसकी अनुमति जो है शासक दे देते हैं, चार्ल्स पंचम दे देते हैं। किसको? फ्रांसिस्को पिंजारो। और यही उसका टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, जिसने उसको बदल दिया। फ्रांसिस्को पिंजारो 1532 ईस्वी में जब निकला था पेरू पर आक्रमण करने के लिए, तो ठीक हॉर्नेट कॉर्टेस की तरह ही वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी वो फ्रांसिस्को पिंजारो के ही फेवर में थी। कैसे? कि 1532 ईस्वी में वहाँ पर दो भाइयों के बीच में गृह युद्ध राजगद्दी के लिए हो रहा था। किसकी राजगद्दी? इंका साम्राज्य पर शासक बनने की।
तो इस प्रकार से ये माना जाता है कि कोई भी घर जो है बर्बाद तब होता है जब उसके अंदर ही कलह हो जाती है, घर के अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाती है, तो फिर उसमें उसमें जो है वो चांसेस कम रहते हैं बचने के, ख़त्म होने के। तो इसी प्रकार से ये हुआ कहाँ पे, इंका सभ्यता पेरू में। इसका फायदा किसे मिला, फ्रांसिस्को पिंजारो को। तो इस प्रकार से मौके का फायदा उठाते हुए उसने 15 नवंबर 1532 ईस्वी को पेरू पर हमला कर दिया और धोखे से, ठीक हॉर्नेड कोर्टेस की तरह ही धोखे से जो है अताहु आल्पा को बंदी बना दिया, जो वहां का शासक था। अताहु आल्पा ने मानते हैं कि उसने जो है बहुत सारी फिरौती, और माना जाता है क्योंकि कमरा भर सोना था जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी थे, तो उस प्रकार से उसने बहुत सारा धन दिया उसको फिरौती के तौर पर कि उसे छोड़ दे। लेकिन फ्रांसिस्को पिंजारो जो है वो हॉर्नेड करो जो कॉर्टेस था उससे प्रेरित व्यक्ति था, तो उसने ऐसा नहीं किया और उसे बंदी बनाए रखा और एक समय के पश्चात उसे मौत के घाट भी उतार दिया गया। इसके पश्चात 1535 ईस्वी में लीमा को उसने पेरू की राजधानी बनाया, जो आज भी विद्यमान है, लीमा। उसने अपने शासनकाल के दौरान लोगों पर बहुत ही घोर अत्याचार किए और परिणाम स्वरूप इसी का परिणाम था कि 26 जून 1543 ईस्वी को गर्मियों का मौसम था और उसका जो महल जो शानदार उसने बनाया था, फ्रांसिस्को पिंजारो को उसके ही प्रतिद्वंदियों द्वारा पैसे और सत्ता के लालच में मार दिया गया। तो बोलते हैं कि जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। तो फ्रांसिस्को पिंजारो हो चाहे इससे पहले हॉर्नेड कोर्टेस हो, सभी के साथ इसी तरह से हुआ। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नाविक के बारे में जान पाते हैं। तीसरा नाविक है वास्को डी गामा, जिसने भारतवर्ष की खोज करी। तो आइए जान लेते हैं पहले रास्ते के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पुर्तगाल के रहने वाले थे और वहाँ लिस्बन से ये निकलते हैं राजधानी से, और ये रेड जो लाइंस है ये बताती कि वो किस रास्ते से होकर जो भारतवर्ष पहुंचे थे, और बहुत लंबा रास्ता ये था। और इस रास्ते में को कहा जाता है कि ये रास्ता केप ऑफ गुड होप से होकर आता है। केप ऑफ गुड होप क्या है, बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भारत का अंतिम छोर, दक्षिण जो छोर है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जैसे कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी अंतिम छोर जो है वो आता है भारतवर्ष का। ठीक उस प्रकार से अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश शामिल हैं, जिसमें अंतिम जो दक्षिण का जो देश आता है वो है दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका जो अंतिम छोर है उसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। याद रखना है, केप ऑफ गुड होप। इसलिए वास्को डी गामा ने जिस रास्ते को खोजा था वो केप ऑफ गुड होप से ही आता था। यह अलग बात है कि बाद में अंग्रेजों ने एक नया रास्ता खोजा था जो यहाँ से निकलता था बिल्कुल, और लाल सागर से होते हुए ये यहाँ तक जो है, जो इसे कहते हैं मैंडेट सी के पास जो है वो भूमध्य जो सागर है वहाँ पर जाकर ये मिलता था। और ये छोटा सा अगर हम ये देखें, मैं जहाँ पे डॉट लगाया है, ये स्वेज नहर मिस्र में बनी है। मिस्र का थोड़ा सा पार्ट जो है लाल सागर और जो भूमध्य सागर है के बीच में आता था, और इसको काटकर एक स्वेज नहर बनाई गई। और इस प्रकार से उनका सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता जो है, हम बात करें अंग्रेज जहाँ से आए थे वो है ये है आपका। तो यहाँ से उनका कितना रास्ता जो है, कितना समय बच गया। तो ये थोड़ा सा जानने के बाद आगे बढ़ते हैं, वास्को डी गामा के बारे में जान लेते हैं। पुर्तगालियों को नए समुद्री मार्गों की जरूरत क्या पड़ी या क्यों थी? दरअसल में यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जो है बना हुआ था प्रारंभ से ही। यूरोप अरब में देशों के मसाले, मिर्च आदि खरीदता हुआ था, और इसे देश के कारोबारियों यह नहीं बताते थे कि मसाले कहाँ से उन्हें प्राप्त होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ आपको, तो फिर से जान पाऊंगा, ढंग से समझा पाऊंगा कि क्या कहने का मतलब है। यहाँ पर यूरोप ये है जिसमें बहुत सारे देश जो शामिल है, छोटे छोटे देश और विकसित देश। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप जो है, यहाँ से जो लाल सागर की मैंने बात करी थी, ये सारा एशिया महाद्वीप जो है वो शुरू हो जाता है इस तरफ को। अब क्या था कि उस समय 15वीं शताब्दी में जो इस्लामिक प्रदेश था वो बढ़ रहा था, यहाँ से बढ़ रहा था आस्ता आस्ता करके, सऊदी अरेबिया से, फिर ईरान, इराक से होता हुआ, और लास्ट में टर्की, यहाँ पे टर्की पड़ता है।
तो तुर्की के ऊपर भी जो है वो उनका अधिकार होगा। ये वो रास्ता था जब यूरोपवासी यहाँ से जाकर सिल्क रूट के लिए जो मशहूर था, चाइना तक जाता था, यहीं किसी इसकी जो है दूसरी कड़ी थी जो भारत तक भी जाती थी। अब ये जो रास्ता था पूरी तरह से व्यापारिक जो मार्ग था पूरी तरह से बंद हो गया था। और पहले कैसे व्यापार चलता था? व्यापार इस तरह से चलता था कि भारत से जो है, भारत से जो अरब देश थे, अरब देश कौन हो, मुस्लिम देश जो थे, ये क्या करते थे, क्योंकि ये खुद इनका जो देश है वो बंजर इलाका है, कृषि प्रधानता नहीं है, बंजर इलाका है, मरुस्थलीय इलाका है, तो इनका जो व्यवसाय था वो क्या था कि भारत जैसे देश से बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लाना जिसकी यूरोप में मांग थी, जैसे मसाले, और यूरोप के लोग जो है यहाँ से खरीदते थे। तो इस प्रकार से जो ये जो बिचौलिए का काम जो है ये करते थे और पैसा मुनाफा जो है कमाते थे। और ये कभी भी नहीं बताते थे कि ये कहाँ से लेकर आए। तो भारत को इन्होंने बिल्कुल यूरोप वासियों से बिल्कुल अलग रखा, इनकी पहचान से दूर। तो और भी कारण था कि जो भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो बिल्कुल अलग रहती हैं, एक अलग ही भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ये अलग महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। तीनों तरफ से क्या है, समुद्र है, और ऊपर की तरफ से क्या है, हिमालय है। तो इस प्रकार से ये दूसरों के नज़र से भी काफ़ी समय तक जो बचा रहा, इसलिए ये कारण होने के कारण जो है वो जल्दी से भारतवर्ष को नहीं ढूंढा गया यूरोप के द्वारा। अब क्योंकि रास्ता जो है वो बंद हो चुका था, जो व्यापारिक मार्ग था वो बंद हो चुका था, और इसलिए अब उनको जरूरत थी कि ऐसा मार्ग जो उनका अपना हो और वो कहाँ से जाता हो, समुद्री रास्ते हो। तो इसलिए जो है वास्को डी गामा को जरूरत पड़ी थी समुद्री रास्ता ढूंढने की, जिसकी बात उन्होंने कहा कि पुर्तगालियों को क्यों जरूरत पड़ी। अब बढ़ते हैं आगे कि क्या कोई और भी था भारत की खोज में। इससे पहले हमने जो है वो पिछले पार्ट में भी बात करी थी, लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं कि हाँ, एक और भी व्यक्ति था जो भारत की खोज करने के लिए निकला था, और वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये अलग बात है क्योंकि उसने जो रास्ता चुना था वो पूर्व का रास्ता नहीं था, वो था पश्चिम की तरफ से निकलता, और इस प्रकार से ये पश्चिम से जब निकला तो ये पहुंच गया अमेरिका के नज़दीक बहामा द्वीप समूह में, जो छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह था। और इसीलिए उसने उनको वहाँ के लोगों को कहा इंडीज, रेड इंडीज, सॉरी, जिसका नाम था रेड इंडीज, क्योंकि उसको यही लगा कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, भारत। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। रेड इंडीज इसलिए कहा क्योंकि वो लोग बिल्कुल श्वेत थे, और इसलिए उनका जो ब्लड था वो नज़र आ जाता था चेहरे पर, तो इसलिए उनको रेड इंडियंस कहा गया। और मानते हैं कि अंतिम समय तक जब वो डेथ हो जाती है तब तक भी उनको मालूम नहीं था कि जिस देश की खोज उन्होंने करी है वो इंडिया नहीं है। तो कहते हैं कि कोलंबस ने उनकी खोज के पश्चात, उन्होंने खोज करी थी का नाम बहामा द्वीप समूह की 1492 ईस्वी में। तो यहाँ पर वो 5 साल के बाद खोज करते हैं, 5 साल के बाद जो है वो 8 जुलाई को 1497 ईस्वी को निकलते हैं अपने देश से। कहाँ से? पुर्तगाल से निकलते हैं, लिस्बन से निकलते हैं, और उनके साथ 4 जहाज होते हैं, जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस के पास जो है वो 3 जहाज थे। इनके पास 4 जहाज थे, 170 व्यक्ति थे, और इस प्रकार से ये भारत की यात्रा के लिए निकलते हैं और कालीकट पहुंचते हैं 20 मई 1498 ईस्वी। कालीकट कहाँ है? ये है केरल में। तो केरल में ये जाकर पहुंचते हैं 1498, लगभग 1 वर्ष में ये तय करते हैं दूरी किसकी? लिस्बन से लेकर भारत तक पहुंचने की। फिर से मैं एक बार आपको जो है वो रास्ता जरूर दिखाना चाहता हूं जिसकी बात मैं कर रहा हूं। इस रास्ते को पहुंचने के लिए उसे लगभग 1 साल जो है वो लगा था, केप ऑफ गुड होप से होते हुए वास्को डी गामा को। अब क्या कोई और भी था? ये बात हो चुकी है। वास्को डी गामा ने कितनी बार भारत की यात्रा की? आइए जानते हैं। 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा दूसरी बार कालीकट पहुंचे, कालीकट केरल में पहुंचे, और वहां के राजा के साथ उन्होंने कारोबारी संबंध स्थापित किए, और फिर 3 महीने के पश्चात फिर से वापस वो कहाँ चले जाते हैं? पुर्तगाल चले जाते हैं। कालीकट में, अथवा जो कोलिकोड है, केरल राज्य की एक नगर और एक पतन भी है, और वर्ष 1999 ईस्वी में भारत की जब ये खोज पूरे यूरोप में फैली तो वहाँ के जो शासक थे या जो व्यापारी वर्ग था वो इस रास्ते के द्वारा अब भारत आना चाहते थे और भारत पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए बाद में फ्रांसीसी आए और फिर अंग्रेज लोग आए। तो सन 1524 ईस्वी में अपनी अंतिम यात्रा उन्होंने की, लेकिन इस बार जब वो आए
तो वो पुर्तगाल की तरफ से वायसराय बनकर आए थे, गवर्नर इनको भारतवर्ष का बनाया गया था वास्को डी गामा को तीसरी बार। तो इस प्रकार से तीसरी यात्रा में आने के पश्चात वापस नहीं जा पाए और उनकी मृत्यु यहीं पर हो जाती है। तो आज जिन व्यक्तियों के बारे में हमने पढ़ा वो थे हॉर्नेट कॉर्टेस, फ्रांसिस्को पिंजारो और अंत में वास्को डी गामा। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा विश्व भर में अपना नाम अर्जित करवाया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। इन्हीं से संबंधित मैं 4 लाइनें लेकर आया हूं जो इनके ऊपर स्टिक बैठती हैं, शायद आपको भी पसंद आए। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आ गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आ गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। इसी तरह से मैं भी चाहूँगा आपका हौसला आपको मंजिल तक ले जाए, इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे न कहने के बावजूद भी मुझे लाइक कर रहे हैं, तो वो मेरा हौसला बनता है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।